नमस्कार दोस्तों। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कल करीब करीब 1.5 घंटे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विपक्ष के नेताओं के दावों को हवा में उड़ाया और विपक्ष पर कई तरह के आरोप लगाते हुए सीधे सीधे राहुल गांधी के लिए एक बात कही कि राहुल गांधी को अपने बयान, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए गए दावे, पीपीटी प्रेजेंटेशन के लिए या तो हलफनामा देना होगा 1 सप्ताह के भीतर, या फिर उन्हें देश से माफी मांगनी पड़ेगी। उनके पास कोई दूसरा तीसरा विकल्प नहीं है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त अगर इस तरह की भाषा में बात कर रहे थे तो इसका मतलब क्या है? और मुख्य चुनाव आयुक्त अगर कल कह रहे थे कि हमारे लिए ना कोई पक्ष है, ना विपक्ष है, सभी हमारे लिए समकक्ष, तो पक्ष तो उनके साथ चट्टान की तरह खड़ा है, बीजेपी। और विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने उन सवालों के जवाब नहीं दिए जो जरूरी सवाल थे। एसआईआर से जुड़े सवाल, वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े के सवाल, वोटर लिस्ट में लोगों के नाम घटाने बढ़ाने के सवाल, बिहार में हड़बड़ी में हो रहे एसआईआर के सवाल, ऐसे सवालों के जवाब नहीं दिए। इस बीच अभी कुछ देर पहले इंडिया गठबंधन के करीब आधे दर्जन नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें गौरव गोगोई कांग्रेस की तरफ से, संजय सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से, महुआ मोइत्रा टीएमसी की तरफ से, राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से, मनोज झा आरजेडी की तरफ से और कुछ लीडर्स, और इन सब की तरफ से बहुत गंभीर आरोप लगाए गए मुख्य चुनाव आयुक्त पर। कल उन्होंने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, एक तरह से राजनीतिक दलों को डराने की कोशिश की कि आपके पास हलफनामा देने या माफी मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इन दलों की तरफ से कहा गया कि हम मुख्य चुनाव आयुक्त के दावों या उनकी बातों से के सामने झुकने और डरने वाले नहीं है। और तमाम तरह की बातें आज भी इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराई गई, वही आरोप जो विपक्ष लगाता रहा। इस बीच आपको पता है, टाइमिंग का सवाल है कि कल ही बिहार से, सासाराम से, रोहतास जिले से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई है। नारा है, वोट चोर गद्दी छोड़। और मैं इस वक्त बिहार में, हमारे सामने सुप्रिया सुनेत हैं, कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता। चूंकि कांग्रेस वोट अधिकार यात्रा निकाल रही है और चूंकि राहुल गांधी के लिए कहा है कि आपके पास सिर्फ 1 हफ्ते का समय है, या तो हलफनामा दीजिए या माफी मांगिए। तो क्या करेंगे राहुल गांधी 1 हफ्ते बाद? क्या करेगा इंडिया गठबंधन? क्या करेगी कांग्रेस? और अगर मुख्य चुनाव आयुक्त के दावों में, उनके उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ का पहाड़ खड़ा है, तो फिर कांग्रेस या विपक्षी दल इसका काउंटर कैसे करेगा? कई सवाल हैं। सुप्रिया, पहला सवाल तो यही कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने औरंगाबाद में देखी, बाहर चुकी हूं, सीधे सीधे राहुल गांधी को एक बड़ी चेतावनी है कि उनके पास 7 दिन का वक्त है, हलफनामा दें, माफी मांगे, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। तो यहां से अब आगे आपकी रणनीति क्या हो? अजीत जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। और कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो 1.5 घंटे तक चली, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या एक भी उस सवाल का जवाब मिला जो सवाल समूचा विपक्ष उठा रहा है? और ये सिर्फ इंडिया गठबंधन नहीं, समूचे विपक्ष की बात है। आम आदमी पार्टी तो हमसे कहती है इंडिया गठबंधन में नहीं है, आज वो भी हमारे साथ शामिल थे। क्या सवालों के जवाब मिले? सवालों के जवाब एक भी नहीं मिले। कुतर्कों की लंबी झड़ी लगी रही और कहीं ना कहीं अपनी नाकामी का ठीकरा विपक्ष के सिर फोड़ा गया। मेरे हिसाब से मैं 3 चीजें कहना चाहती हूँ। पहली चीज, कल की जो फूहड़, बेहद बचकानी और मुझे लगता है कि बिल्कुल एक पक्षीय प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ज्ञानेश कुमार जी ने की, उन्होंने एक संवैधानिक संस्था के तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम चुनाव आयुक्त को ढूंढ रहे थे, उनके जवाबों का इंतजार कर रहे थे, वो बीजेपी के प्रवक्ता जैसे साउंड कर रहे थे, वैसे ही वो बिहेव कर रहे थे। दूसरी बात, उन्होंने जो एक बड़ी बात कही कि या तो 1 हफ्ते में हलफनामा दे या देश से माफी मांगे। ज्ञानेश कुमार जी भूल जाते हैं वो एक ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, इस देश के चुनाव आयुक्त हैं, इस देश के संविधान से जन्मे हैं। वो संविधान नहीं है इस देश का, वो इस देश का कानून नहीं है। ये समझने की गलती उनके आका कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। राहुल गांधी जी ने आपके सामने सबूत और तथ्य रखे हैं आपकी वोटर लिस्ट से। एक घर पे 269 लोग, एक घर पे 270 लोग कहां से हैं, इस बात का कोई जवाब नहीं। बिहार में इतनी लंबी, इतनी हड़बड़ी क्यों है एसआईआर कराने की, कोई जवाब नहीं।
महाराष्ट्र में 5 महीने में 5 साल से ज्यादा वोटर पहली बार कैसे ऐड हो गए, कोई जवाब नहीं। एक घर पर इतने इतने लोग कैसे, एक व्यक्ति के नाम से इतनी इतनी जगह वोट कैसे, कोई जवाब नहीं। कुतर्कों की एक लंबी लड़ी थी। मैं लेकिन मुख्य चुनाव आयोग से एक बात पूछती हूँ। उन्होंने शुरू में कहा ना हम पक्ष के हैं ना हम विपक्ष के हैं, हम समकक्ष मानते हैं। जी नहीं, आप बीजेपी के एजेंडा पर चलने वाली एक कठपुतली बन चुके हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो जो धृष्टता आप राहुल गांधी से हलफनामा मांगने की कर रहे हैं, वो धृष्टता आप अनुराग गोली मारो ठाकुर से करिए, आप नितिन गडकरी से करिए, और अब आप जनार्दन मिश्रा जो रीवा से बीजेपी के एमपी है उनसे भी करिए, क्योंकि वो सब लोग असल में वोटर लिस्ट की गड़बड़ी की बात कर रहे हैं। वो तो राहुल गांधी की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। उनका तो मैं साधुवाद करती हूँ, ये अलग बात है कि बेचारे मुगालते में कह गए, लेकिन वो भी चुनाव आयोग की नाकामी, उनकी त्रुटि से भरी हुई वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं। मैं पहला वक्तव्य देना चाहती हूँ कि चुनाव आयोग इस देश में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, इस देश में सस्ती पॉलिटिकल कमेंट्री और सस्ती शायरी सुनाने के लिए आपको नहीं, ये देश झेल रहा है। तो अब सवाल उठता है कि चुनाव आयुक्त ने जो कहा राहुल गांधी के लिए, तो आप ये कह रहे हैं कि एक हफ्ते में, चूंकि एक हफ्ते की मियाद टाइमलाइन तय की कि एक सप्ताह में राहुल गांधी कोई हलफनामा नहीं देंगे और देश से माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि उनकी इस क्यों चेतावनी मांगेंगे? कहें, धमकी कहें, बॉडी लैंग्वेज कहें, उसमें एक टाइमलाइन है। होते कौन है वो टाइमलाइन देने वाले? वो है कौन? इस देश के चुनाव आयुक्त हैं। आपकी वोटर लिस्ट की धांधली राहुल गांधी ने सबूतों के साथ आपके सामने पेश करी है। अगर लेश मात्र भी लोकतंत्र के लिए आपके मन में सम्मान होता, अगर लेश मात्र भी मर्यादा या लोक लाज रहता, तो आप अपनी त्रुटि का सुधार करते। आपकी हिम्मत कैसे होती है ये आकर कहने की, अगर विपक्षी पार्टियों ने बता दिया होता तो ठीक हो जाता। मतलब विपक्षी पार्टी नहीं बताएंगी तो इस देश में गलत वोटर लिस्ट चलेगी। इस देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जो एक बेसिस है, जो आधारशिला है, वो एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट है, वो आप बना नहीं पा रहे, आप अपना काम कर नहीं पा रहे। इस देश में हर व्यक्ति को एक वोट दिया गया है, वो गांव का हो, वो शहर का हो, वो अगड़ा हो, वो पिछड़ा हो, वो गरीब हो, अमीर हो, प्रधानमंत्री हो, दिहाड़ी मजदूर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप औरत हो, पुरुष हो, कौन सी वेशभूषा पहनते हो, क्या भाषा बोलते हो, किस धर्म के हो, अगर आप भारत के नागरिक हैं और वोटिंग एज के हैं तो आपको वोट का अधिकार मिलेगा। इतने इतने लोगों का वोट का अधिकार छीना जा रहा है, मृतकों को जीवित घोषित किया जा रहा है, जीवित लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, 8 बाय 10 के कमरों में 80-80 वोटर दिखाए जा रहे हैं। जमुई से लेके मुजफ्फरपुर तक 269 कहीं 250 लोग एक घर में दिखाई जा रहे हैं, रहने वाला वहां एक व्यक्ति। किस मुंह से बात कर रहा है चुनाव आयोग? धमकी देने की कोशिश चुनाव आयोग बिल्कुल ना करे। नेता प्रतिपक्ष और इस देश के चुने हुए सांसदों ने आपको आज भी आईना दिखाया है, आगे भी दिखाएंगे। वोटर लिस्ट में फ्रॉड देशद्रोह है और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल इस देश के कानून के सामने देना पड़ेगा। अच्छा, काउंटर सवाल फिर है मेरा इससे कि अगर चुनाव आयोग की प्रक्रिया है कि आप कोई ऐसा दावा करते हैं तो आपको हलफनामा देना होता है, एक सेकंड, तो अगर ये प्रक्रिया है, हालांकि उस प्रक्रिया के तहत समाजवादी पार्टी ने हलफनामा दिए, उसका क्या हुआ उस पर आगे आते हैं। तो राहुल गांधी को अगर सारे डॉक्यूमेंट हैं, 6 महीना इन्वेस्टिगेट किया, पूरी टीम ने जांच की, हजारों पन्नों के दस्तावेज हैं, वो सारे कागज चुनाव आयोग से मिले, आधार पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी लंबी की, तो फिर हलफनामा देने में दिक्कत क्या है? मैं ये लॉजिक समझना चाहता हूं। क्योंकि ये वही सरकार, ये वही तंत्र है जिसने राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा सुनवा कर उनकी सीट छीनने की कोशिश करी थी। सब जानते हैं इनकी असलियत क्या है, सब जानते हैं इनकी असली मंशा क्या है। राहुल गांधी जी किस चीज का हलफनामा देंगे? अजीत भाई आप मुझे ये समझाइए। राहुल गांधी जी ने कांग्रेस के दफ्तर से तो डेटा निकाला नहीं है, ना वो कहीं और से डेटा लेकर आए, आपकी वोटर लिस्ट का डेटा है। आप हलफनामा देकर कह दीजिए ना कोर्ट में कि आपकी वोटर लिस्ट पूरी तरह से साफ सुथरी है, उसमें कोई अनोमली नहीं है। मैं तो ललकार कर कहती हूँ ज्ञानेश कुमार को, अगर हिम्मत और हैसियत है तो कोर्ट में बोलिए कि आपकी किसी वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है, इंक्लूडिंग महादेवपुरा की, जहां का राहुल जी ने प्रेजेंटेशन कर कर असलियत बताई थी। आपकी कलई तो खोल दी ना अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश में। 18,000 मताधिकारों के बारे में बताया गया, आपने प्राप्ति दी, आपने रिसीविंग दी, क्या हुआ उन हलफनामाओं का? आपकी कलई खोली तो महुआ मोइत्रा ने जब आज बात करके बताया कि जनवरी से लेकर मार्च तक आपसे 5-5 चिट्ठियां लिखी गई, आपको बोला गया, क्या किया आपने? आपकी कलई खोली तो महाराष्ट्र के अरविंद सावंत जी ने, जब उन्होंने कहा हमने तो हलफनामे दिए, सामने वाले ने तो हलफनामे भी नहीं दिए। क्या हुआ उन हलफनामाओं का?
और एक बात मैं फिर से कहती हूँ, हलफनामा चाहिए ना, तो वोटर लिस्ट का फ्रॉड तो अनुराग गोलीवार और ठाकुर ने भी कहा है, उनसे मांगिए हलफनामा। जनार्दन मिश्रा ने भी कहा है, रीवा के सांसद है। नितिन गडकरी ने भी कहा है 3 लाख वोट कर गए, मांगिए सबसे हलफनामा। ये सब ध्यान भटकाने के तरीके हैं। असलियत ये है कि कल जो सबसे बड़ा कुतर्क चुनाव आयोग दे सकता था वो था, हम आपको वीडियोग्राफी इसलिए नहीं देंगे क्योंकि अपनी माँ बहनों बहुओं की प्राइवेसी का मामला है। अरे प्रभु, देश की आधी आबादी के पीछे छिपिएगा देशद्रोह करके। लाइन में खड़ी हुई औरतों की क्या प्राइवेसी का मामला है? उनको टीवी दिखाता है लाइन में खड़े हुए वोटर्स को, उनकी फोटो अखबार में छपती है, कोई किसी के घर के, किसी की रसोई के, किसी के बेडरूम के, किसी की ड्राइंग रूम की फुटेज मांगी जा रही है आपसे। वीडियोग्राफी जो लाइन में लगे लोग हैं उनकी फुटेज इसलिए मांगी जा रही है क्योंकि 5 बजे तक 53% वोट होता है और यकाएक वो वोट बढ़ के 70% से ज्यादा हो जाता है। मतलब रात को 2 बजे तक वोटिंग हो रही थी जबकि होती नहीं है। आपकी हैसियत नहीं है, आपने नियम बदले, आपने बोला मैं 45 दिन से ज्यादा वीडियोग्राफी नहीं रखूंगा। किस तरह की बातें कर रहा है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग पूरी ऐसे भी जो सीसीटीवी होता है वो जहां उस घेरे में, उस इंक्लोजर में जहां ईवीएम दबाया जाता है उसके ऊपर सीसीटीवी नहीं लगा होता है। वो सीसीटीवी वहां होता है, दूर से दिखता है कि वोटर वहां गया। अजीत जी, मैं तो कुछ और भी पूछना चाहती हूँ, एक महिला होने के नाते और भी पूछती हूँ इस सवाल को। आप प्राइवेसी की बात कर रहे हैं, जब चुनाव में वोट पड़ते वक्त हमारी मुस्लिम बहनों के नकाब खींच खींच कर उतरवा रहे थे आपके धृष्ट पुलिस अधिकारी, जिसमें पुरुष अधिकारी शामिल थे, आपके इलेक्शन कमीशन के लोग शामिल थे, तब प्राइवेसी की बात कहां गई? मतलब अगर कुतर्क भी देना है तो इस लेवल का देना है। कुतर्क देते देते बोल रहे हैं कि जो रात को आके वहां सो जाता है उसको हम शून्य लगा देते हैं घर का। अच्छा, तो एस्ट्रिक्स क्यों लगाते हैं, हैशटैग क्यों लगता है? रात को खेल खेल कर सोते हुए लोगों को उठाकर आप वोटर आईडी कार्ड बना रहे हैं। और एक चीज मुझे और कहनी है, वहां पे शून्य और पिता के नाम पे GHIJ के, पति के नाम पे IDM के, ये क्या ये कौन से नाम बन रहे हैं? और कुतर्कों की तो लंबी इतनी बड़ी लिस्ट है कि इनसे सवाल पूछो तो इनका कहना है कि आप संविधान पर सवाल उठा रहे हैं। जी नहीं, आप संविधान के नुमाइंदे हैं, संविधान से जन्मे। आपकी संवैधानिक ड्यूटी और हमारी संवैधानिक ड्यूटी है जब आप गलत करें तो उस पर बात करें। इन्होंने डिजिटल रीडेबल वोटिंग लिस्ट के लिए क्या कहा कि ये निजता का मामला है, जबकि झूठा और आधा इन्होंने डॉक्यूमेंट पढ़ा और फिर रात को वोटिंग लिस्ट लगा दी। ये क्या कुतर्क कर रहे हैं? ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? और मैं आपसे 30 सेकंड का वक्त लेकर एक बात ये कहना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि जब इंसान घिरता है तो वो गलतियां करता है। बीजेपी और चुनाव आयोग पूरी तरह से इसमें घिर चुके हैं। पूरा देश जान चुका है कि बड़े पैमाने पर धांधली की जा रही है। 8 विधानसभा है बेंगलुरु में, 7 कांग्रेस जीतती है, 1 हारती है और वहां पर 1,02,050 फर्जी वोट है। क्या जवाब है आपका इसके लिए? आपने 5 साल और 5 महीने की बात करी, ज्यादा वोटर ऐड हुए, जिन सीटों पर ऐड हुए वो बीजेपी जीत गई जबकि लोकसभा हमने जीती थी। और अंत में एक बात यहां पर जरूर कहूंगी, आप सारी बातें करिए, आप बीजेपी का फ्रंटल बनने को क्यों तैयार है भाई? सारा विपक्ष आपसे सवाल पूछ रहा है, सारा विपक्ष आपके खिलाफ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। क्या मर्यादा रह गई आपकी? आपकी क्या साख रह गई? आप विशुद्ध राजनीतिक बातें कर रहे हैं, राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। आपकी हिम्मत कैसे होती है नेता प्रतिपक्ष को कहने की कि देश से माफी मांगे? आप कौन है? आप अमित शाह है? आप अमित शाह के सेवक हो सकते हैं, आप अमित शाह नहीं है, आप नरेंद्र मोदी नहीं है। राजनीतिक बातें मत करिए, उनको भी गलत अनुचित बातें करने की आजादी नहीं है, आपको तो बिल्कुल भी नहीं है। एक इंटरेस्टिंग ये भी हुआ, देखिए सीसीटीवी की बात आई तो मसीह जो थे, जो वहां रिटर्निंग ऑफिसर चंडीगढ़ में किस तरह से वो खेल कर रहे थे, उसी सीसीटीवी से वो पकड़े गए और सुप्रीम कोर्ट तक में उस मामले में रिवर्स किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो कई बार सीसीटीवी की जरूरत होती है एविडेंस के तौर पर। और इसके पिछले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनका एक बयान था, पता नहीं किस कैलकुलेटर से उन्होंने कैलकुलेट किया था कि अगर सीसीटीवी सब प्रोवाइड कर दें तो 3600 मतलब 3,600 साल लगेंगे। और ये तो अब बहू बेटियां और माताओं बहनों की आड़ ले रहे हैं कि हम सीसीटीवी इसलिए नहीं दे सकते। मुझे एक कुतर्क समझ में नहीं आया अजीत जी, अगर ये इतना बड़ा प्राइवेसी का हनन है तो सीसीटीवी लगाई क्यों है? ये रूल ही क्यों है कि सीसीटीवी लगेगा? ये तो पारदर्शिता के लिए लगा है। पारदर्शिता में आप महिलाओं के पीछे छिपिएगा। जिन महिलाओं के आपने वोट काटे, 65 लाख महिलाओं, जो उसमें से आधे से ज्यादा महिलाएं हैं, वो जवाब देंगी आपको इस बात का। बिहार में किस तरह की बातें हो रही है? मतलब नहीं, और दूसरी बात ये लोगों के सामने आनी चाहिए। आप 45 डेज तक भी अगर सीसीटीवी का फुटेज रखते हैं तो उसकी कोई वजह है ना।
आप इसलिए रखते हैं कि जो गलती हो उसकी जांच हो, जांच से जो एम्बिग्विटी हो ठीक हो। तो आप उसको ये लॉजिक नहीं, भाई कोई लॉजिक 45 डेज के लिए काम कर रहा है और उसके बाद 45 डेज के बाद दूसरा लॉजिक हो गया, ये तो नहीं हो सकता ना। तो ये तो वो कह ही रहे हैं। एक और बात चुनाव आयुक्त ने कही, उन्होंने कहा कि अभी 15 दिन का वक्त बाकी है, जो चाहे सारे स्टेक होल्डर मिलकर कर सकते हैं, सब लोग मिलकर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने के लिए, आगे के शब्दों पर गौर कीजिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए काम करना चाहें तो अभी 15 दिन बाकी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र सेवा से आप लोग दूर हैं, नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए आप मदद करने की बजाय उसमें चुनाव नुक्ताचीनी कर रहे हैं? चुनाव आयोग की भाषा, चुनाव आयोग के शब्द, चुनाव आयोग के तर्क, मुझे तो लगा बीजेपी के दफ्तर में बैठकर उनका वक्तव्य लिखा गया है। उनसे कुछ निर्भीक पत्रकारों ने सवाल पूछ लिया, बजाय जवाब देने के आगे बढ़ गए। अरे हिम्मत थी तो सबका जवाब देते ना। वहां पे परंजॉय थे, आपके भी जानने वाले, मेरे भी जानने वाले। उन्होंने कहा महाराष्ट्र की टोटल वोट महाराष्ट्र के अडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा कैसे है। उन्होंने कहा बाढ़ग्रस्त बिहार है, वहां पर क्यों एसआईआर, कुछ किसी चीज का जवाब नहीं है। और जब ये पूछा गया, तामिनीनाथ ने एक बहुत जरूरी सवाल पूछा था, जिसको बाद में अनुभूति बिश्नोई ने रिपीट किया कि भाई आपने 65 ये जो 7 करोड़ 24 लाख जो भी जमा हुए, इसमें कितने दस्तावेज के साथ जमा हुए? और आज 18 जिसका तारीख हो गई है, 31 को ये डेडलाइन रद्द हो जाएगी। इसने अभी तक इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं बताया कि जो करीब करीब 3 करोड़ लोगों ने दस्तावेज जिनके चेक किए जा रहे हैं, उसमें से कितने क्वालिफाई करते हैं, कितने नहीं करते। अभी तो हम 65 लाख पर अटके हुए, 3 करोड़ का क्या होगा किसी को पता नहीं। और एक बात और मैं यहाँ पर अजीत जी कहना चाहूंगी, जैसे गुरकीरत सिंह डंग का एग्जाम्पल दिया था, या आदित्य श्रीवास्तव का दिया था, या विशाल सिंह का दिया था, या शकुन देवी जी का दिया था कि एक व्यक्ति के कई कई वोट है। उस पर चुनाव आयोग का कुतर्क आपने सुना था कि पीयूष नाम के 100 करोड़ में से इतने नाम होंगे। अच्छा, और उन सारे पीयूषों के पिता का भी नाम एक होगा, पति का भी नाम एक होगा, एड्रेस भी होगा। ये कौन सा कुतर्क है? मतलब अगर और मैं ये जो बात मैं कहना चाह रही थी अजीत जी, वो ये है कि जब कोई घिरता है तो वो गलतियां करता है। पूरी तरह से चुनाव आयोग और बीजेपी घिर चुकी है। और बीजेपी ने आ बैल मुझे मार मूर्खता में अनुराग गोलीमारो ठाकुर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई। उन्होंने राहुल जी की बात को दोहराया कि लिस्ट में गड़बड़ी है। अरे भाई गड़बड़ी है, यही तो हम भी कह रहे हैं। हम भी तो कह रहे हैं कि वन व्यक्ति वन वोट के कॉन्सेप्ट का हनन हो रहा है। हम भी तो कह रहे हैं साफ सुथरी रही है। आपने भी घेरा, सबूतों के साथ घेरा, उनसे हलफनामा नहीं मांगा जा रहा है। और किसने ये राय दी थी सरकार को, या किसने ये राय दी थी ज्ञानेश कुमार जी को कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए? आपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सारी कलई खुलवाई, आपकी सारी पोल खुल गई, और देश को पता चल गया कि आप बीजेपी के साथ किस कदर मिले हुए हैं और किस कदर राजनीतिक बातें आप कर रहे थे। आप चुनाव आयुक्त नहीं, बीजेपी को एक घटिया नया प्रवक्ता जरूर मिल गया है। लेकिन चुनाव आयुक्त ने तो कहा कि 7 करोड़ वोटर्स चुनाव आयोग के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। ये विपक्षी पार्टियां, ये कुछ लोग आरोप लगा रही हैं जो संविधान की मर्यादा के खिलाफ है, और चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के राजनेताओं के नाम पर, भारत के मतदाताओं के नाम पर ये लोग राजनीति कर रहे हैं। 7 करोड़ 90 लाख के आसपास बिहार के वोटर थे। आपने हाँ। धृष्टता करके उसको 7 करोड़ 25 लाख कर दिया। तो मुझे नहीं पता आप किसके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, लेकिन मुझे यह जरूर पता है कि इनके पहले वाले को सस्ती शायरी पसंद थी और दूसरे वाले को सस्ते डायलॉग पसंद है। ये सस्ती बातें, हल्की बातें करने के लिए देश का चुनाव आयोग है। ये देश का चुनाव आयोग क्या हम अपनी माँ बहनों को कर देंगे? हाँ करिएगा। इसलिए करेगा क्योंकि वो वोटर है, वो आपसे अपने हक की बात कर रही हैं, वो अपने निजी वीडियो आपको दिखाने को नहीं कह रही हैं। ये किस तरह की बातें हो रही है? ये मतलब एक्चुअली मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, और पता नहीं ये सही है बोलना या नहीं सही है। इस देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी एक संवैधानिक संस्था पर है। वो संवैधानिक संस्था नतमस्तक है पूरी तरह से बीजेपी की भोपू बनी हुई है, और इसलिए हर व्यक्ति का विश्वास डगमगा गया है। चुनाव आयोग अभी तक राजनीतिक बातें कर रहा है, राजनीतिक लोगों पर छिटाकशी कर रहा है, टिप्पणी कर रहा है राहुल गांधी जी पर। जो तमाम लोग इतनी बड़े बड़े रिपोर्ट्स लेकर आ रहे हैं, जो एक के बाद एक इंसिडेंट्स आ रहे हैं, जहां पर बीजेपी के उप मुख्यमंत्री के एक से ज्यादा वोट है, जहां पर वीणा देवी जी जो एलजेपी की सांसद है, इनके घटक दल की, बिहार में उनके ज्यादा वोट है, जहां पर निर्मला देवी जी के ज्यादा वोट है, जहां पर दिनेश सिंह इनके एमएलए उनके एक से ज्यादा वोट है। इसका कोई जवाब है चुनाव आयोग के पास? इसका कोई उत्तर है चुनाव आयोग के पास? चुनाव आयोग के पास इस बात का जवाब है कि जो निष्पक्ष चुनाव की बेसिक रिक्वायरमेंट है, एक क्लीन वोटर लिस्ट जो एक व्यक्ति को एक वोट दे, क्या वो है आपके पास?
आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आपने तो एड़ी चोटी का जोर लगा लिया सुप्रीम कोर्ट में कि किसी तरह से हमें 65 लाख नाम सार्वजनिक ना करने पड़े, नाक रगड़ के अब आपको वो सार्वजनिक भी करने पड़ गए और अब आप रीजन भी बता रहे हैं। और अभी हम लोग वो लिस्ट देखेंगे और अभी देखेगा उसमें कितना बवाल होगा, क्योंकि आपने तो जिंदों को मारा है, मारो को जिंदा कर दिया, मरे हुए लोगों को जिंदा कर हाँ, दिया। तो उस देखिए लिस्ट क्या में होता है। जो भी और आपने तो जो उसमें भी बहुत बड़ा काम किया, बड़ा योगदान रहा आपका। आपने जो फील्ड रिपोर्टिंग करी और दिखाया कि बीएलओ कैसे अपने ही दफ्तर में बैठ के सबके लिए साइन किए दे रहे हैं, उसका और जितने आप लोगों की रिपोर्टिंग हुई, जितनी नेता प्रतिपक्ष ने सबूत दिए, जितने हम सब लोगों ने बातें करी, सब पर एक ठप्पा लगा दो, फेक न्यूज है ये। अरे भैया आप फर्जी मिसलीडिंग फैक्ट चेकर क्यों बने हुए? मिसलीडिंग मिसलीडिंग। मिस आपको किसने कहा मिसलीड फैक्ट चेकर है? आप देश का चुनाव आयोग है, अपना काम कीजिए ना। आपका काम है निष्पक्ष चुनाव आयोग चुनाव कराना, आप वो करा नहीं पा रहे, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। हाँ, इन्वेस्टिगेटर होने की जगह फैक्ट चेकर हो गया। अब एक सवाल उठता है थोड़ा पॉलिटिकल, सुप्रिया, कि कल से वोट अधिकार यात्रा शुरू हो गई, राहुल गांधी की, तेजस्वी यादव की। कल जैसे रोहतास से सासाराम और डेरी ऑन से शुरू होकर यात्रा कल औरंगाबाद में रात में थी, आज गया में है, और ये 1 तारीख तक यात्रा है, 20-22 जिले, 1300 किलोमीटर, ये सब बातें। और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के साथ तमाम नेता और बहुत जबरदस्त तैयारी। सवाल उठता है कि चुनाव में अब 2.5 महीने बच गए। आप जो बाकी 20 साल के परफॉर्मेंस या नॉन परफॉर्मेंस जो सरकार के हैं नीतीश कुमार के, उन सब मुद्दों को किनारे रखकर या उन मुद्दों को थोड़ा साइड रखकर और प्रमुखता से वोट चोरी के मुद्दे को लेकर आप लोग कैंपेन में आ गए। तो क्या लगता है कि ये कैंपेन, ये मुद्दा बिहार के 7.25 करोड़ कहें, 7.5 करोड़ के उन वोटर्स को कनेक्ट कर पाएगा? भाई जिनका कटा वोट, उनको तो लगे हमारा कटा, लेकिन जो 7.25 करोड़ या 7 करोड़ लोग रह जाते हैं फाइनल लिस्ट में, उनको लगेगा कि भाई हमारे लिए तो मुद्दा नहीं है, और चुप रहेंगे। अजीत जी पूछ रहा हूं देखिए, मैं। तब से जी हाँ, आपकी बात का मैं अंदेश समझ रही हूँ और उसका मैं थोड़ा सा शायद लंबा जवाब दूंगी। देखिए, अगर वोट का ही अधिकार नहीं रहेगा तो बाकी किसी अधिकार का क्या मतलब है? एक प्रजा और एक नागरिक में जो अंतर है वो वोट की ताकत है। प्रजा है, उसको उसके पास कोई वोट नहीं है, वो चुन नहीं सकती अपनी सरकार को। नागरिक के पास वोट की ताकत है। एक नागरिक को जब हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी फॉर द पीपल बाय द पीपल, तो बाय द पीपल यही है कि मेरे हाथ में सत्ता की चाबी है। मैं जब चाहूं सरकार ने अगर अच्छा काम किया तो उसको दोबारा चुनूं, वरना उसको निकाल फेंकूं अपने वोट की एक ताकत से। अगर वो ताकत छिन जाएगी, ये वोट है जो हमें, हमारी सरकारों को हमसे जवाबदेह बना रहा है। ये वोट है जो हमें ये ताकत दे रहा है कि हम अपनी सरकारों को घेर कर सवाल पूछ सके, उनसे हिसाब मांग सके, उनके काम का लेखा जोखा मांग सके। अगर वो ही नहीं रहेगा तो फिर आगे क्या बात है? और मैं आपको बता दूं, जो आप बात कह रहे हैं कि जितने लोगों का कट जाएगा उनके लिए मुद्दा है, जिनका नहीं कटेगा उनके लिए मुद्दा नहीं है। अगर इतने बड़े पैमाने पर वोट कटेगा और अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो हर घर में वोट कटेगा, खास तौर से उन लोगों का कटेगा। आप लिस्ट उठा के देख लीजिए जहां अनोमलीज आ रही हैं, पिंकी पासवान, अनसुया, मतलब हर वो व्यक्ति है जो या तो पिछड़ा है, दलित है, महादलित है, अति पिछड़ा है या अल्पसंख्यक है। इन लोगों के पास सबसे ताकतवर हथियार वोट का अधिकार होता है। हर घर में वोट कटेगा। और एक बात मैं बता दूं, हो सकता है कि किसी घर में कोई वोट ना कटे, क्या उनके लिए मुद्दा नहीं रह जाएगा? बिल्कुल रह जाएगा। देखिए, हिंदुस्तान के लोग एक बारे में बहुत सजग है, वो संविधान को लेकर कोई खिलवाड़ नहीं चाहते। और उसका आपने उदाहरण 2024 का चुनाव देख लिया था, 400 तो दूर 272 पे नहीं पहुंच पाए। और दूसरा खिलवाड़ वो नहीं चाहते हैं अपने वोट को लेकर। अगर बगल वाले का भी कटेगा और अगर ये प्रक्रिया शुरू हो गई तो कल को मेरा वोट भी काटा जा सकता है। आज लोगों में क्या डर है? लोगों में ये डर है कि अगर मेरा वोट कट गया मतलब मैं भारत का नागरिक ही नहीं रहा। आर्टिकल 326 तो क्लियरली कहता है ना कि भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष की उम्र का है उसको वोटिंग का अधिकार होना चाहिए, अगर वो मानसिक रूप से ठीक है तो। अगर आप वोट का अधिकार उससे छीन रहे हैं तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। लोगों के अंदर ये डर है कि कल को किसी के साथ होगा, फिर हमारे साथ भी हो सकता है। हमारी जमीन हो सकता है हड़प ले सरकार, हमारा राशन खत्म कर दे, हमारा राशन कार्ड खत्म कर दे, हमारे जो बाकी अधिकार है, मौलिक अधिकार, वो छिन जाए। क्योंकि अगर वोट का अधिकार सरकार डिनाई कर रही है मतलब सरकार आपको देश का नागरिक नहीं मान रही है। तो लोगों के अंदर ये डर है। आप गांव देहात में जाइए, लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। लोगों ने जो अपनी जमीनों के कागज दिए हैं एसआईआर में, मैं बहुत लोगों से मिली जिनके अंदर ये डर है, ये खौफ है कि अगर कल को इन्होंने नहीं माना तो क्या ये हमारी जमीनें भी हड़प लेंगे। और छोटे मजदूरों की मैं बात कर रही हूँ जिनके पास बहुत एक एक बीघा, आधा आधा बीघा जमीन है, उनके अंदर ये डर है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये नागरिकता को लेकर
अब बात शुरू हो गई है। ये एक्चुअली एक तरह से एनआरसी किया जा रहा है और लोगों को ये बात समझ में आ रही है। एक सवाल है आखिरी कि जी। चुनाव आयोग उन 65 लाख लोगों के नाम क्यों कटे वजह देने को तैयार नहीं था, बार बार जिद पर अड़ा था, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को में भी कह दिया था हलफनामा देकर कि हम बाध्य नहीं है कि इनके वोट किस वजह से कटे, रीजन बताने को। लेकिन ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्देश और कल वो अपलोड हो गया। अब हम लोग भी उसमें से तलाशेंगे कौन क्या है, कौन लोग जिंदा हैं, जेन्युइन हैं, जिनके कट गए। लेकिन उसके बाद सवाल उठेगा कि जब ये फाइनल रूल आएगा, क्लेम ऑब्जेक्शन का पीरियड खत्म हो जाएगा 1 सितंबर तक, और उसके बाद अगर उस 65 लाख में मान लीजिए बहुत चंद लोग मिलते हैं जो मृतक हैं और की लिस्ट में, डेड लिस्ट में और जिंदा है, जैसे 8-10 लोग वहां चले गए थे राहुल गांधी के साथ चाय पीने वाले, तो बहुत चंद लोग अगर मिलते हैं तो फिर चुनाव आयोग कहेगा कि जितना हाय तौबा इन्होंने मचाया 65 लाख को लेकर, जैसे उसमें 10-20 लाख लोग गलत तरीके से काटे, वो बात फिर बाउंस बैक कर सकता है मुद्दा आप लोग के लिए। बिल्कुल भी नहीं, ये तो हमारी जीत होगी। अगर हमने लड़ाई ना लड़ी होती और अगर हमने शिद्दत से इस मुद्दे को उठाया ना होता, अगर हम यात्रा नहीं कर रहे होते, अगर हमने चुनाव आयोग को घेरा नहीं होता, अगर हमने सबूत ना पेश किए होते गहन विवेचना के बाद, तो चुनाव आयोग आपको लगता है 65 लाख लोगों को दिखाने के लिए बाध्य होता? ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, लेकिन चुनाव आयोग के एड़ी चोटी के जोर के बावजूद उनको ये दिखाना पड़ रहा है। मैं कह रही हूँ 65 लाख लोगों में से जो बचेंगे, जिनका कट गया, चलिए जेन्युइन बात है। जो नहीं बचेंगे तो वो क्या खुश नहीं होंगे? उनकी लड़ाई तो हमने लड़ी, बिल्कुल बाउंस बैक नहीं करेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग कहीं चेतेगा और कहीं पर चुनाव आयोग को सचेत होना पड़ेगा कि आगे के राज्यों में भी जो चुनाव है उसमें भी हेरा फेरी की कोशिश मत करिए। देखिए अजीत जी, मैं जाते जाते एक बात कहूंगी, दबे पांव छुपे पांव चोरी होना, ईवीएम को आप देख लीजिए, कितना बड़ा सबूत है। सरपंच का चुनाव होता है हरियाणा में 2022 में, काउंटिंग में एक व्यक्ति हार पानीपत में। जाता है, मनोज कुमार, पानीपत में, और उसका दोबारा से काउंटिंग होती है सुप्रीम कोर्ट के समकक्ष, तो वहां पे जीत जाता है। ये ईवीएम का तो ये चोरी चोरी चुपके चुपके चुनाव चोरी किए जा रहे थे अभी तक, अब धृष्टता से और सीना जोरी से किए जा रहे थे। ये बात अब देश के सामने खुल चुकी है। मुझे लगता है कि देश इस चीज को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगा। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया सुप्रिया सुने। तो धन्यवाद। दर्शकों को बता दूं कि मैं इस वक्त बिहार में हूं और चूंकि कल लिस्ट आ चुकी है, फाइनल लिस्ट, फाइनल मतलब 65 लाख लोगों की लिस्ट, जिसमें पता है उनके नाम क्यों कटे। आप में से जो भी दर्शक हैं, वोटर हैं, आपके नाम कटे, हमारे यूट्यूब पर लगातार एक व्हाट्सएप नंबर मेरा जा रहा है जिस पर आप संदेश दे सकते हैं। मैं किसी भी जिले में अगर आप होंगे और अगर आपका नाम डेड लिस्ट में और आप जिंदा है या आपका नाम गलत तरीके से कटा, शिफ्टेड में कटा या एब्सेंट में कटा और आप अपने गांव में हैं, संपर्क करें, मैं आपके इलाके में आने की कोशिश करूंगा। क्योंकि जैसे चुनाव आयोग कहता है कि एक भी सही वोटर छूटे नहीं, गलत वोटर बचे नहीं, वैसे मैं कह रहा हूं कि कोई जेन्युइन वोटर का नाम कटे नहीं। ये हम सबकी ड्यूटी है, मैं भी अपनी ड्यूटी निभाऊंगा, आप तक पहुंचूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया और तमाम धन्यवाद। दर्शकों को शुक्रिया और धन्यवाद। नमस्कार।